काऊ। कौन है? कौन है जिसने हमारी नींद खराब करने की हिम्मत की? काऊ काऊ। अरे ओ काले कलूटे कौवे, अगर जान प्यारी है तो उड़कर चला जा कहीं, वरना यहीं तेरे प्राण ले लूंगा। राजा विष्णुदत्त गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसके आराम कक्ष की खिड़की पर बैठे कौवे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी जोर से अपनी काऊ काऊ करता रहा। दूसरी तरफ राजा विष्णुदत्त भी कम नहीं था। असल में वो इतना खड़ूस था कि उससे राज्य की जनता भी परेशान थी। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और कभी भी किसी को भी कुछ भी सजा दे देता था। उस दिन भी राजा विष्णुदत्त उस कौवे की काऊ काऊ पर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। दरअसल खिड़की पर बैठा वो कौवा बहुत प्यासा था और बार बार पानी मांग रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों से उस कौवे को बार बार वहाँ से उड़वाया, लेकिन प्यासा कौवा बार बार खिड़की पर आ जाता और लगातार काऊ काऊ करता ही रहा। और बस इसी बात से राजा बुरी तरह झल्ला गया। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है, फिर अब मेरे हाथों मरेगा तू, काले कौवे। इतना कहकर राजा विष्णुदत्त ने अपना तीर कमान उठाया और कौवे की तरफ एक तीर चला दिया। कौवा खतरा भांपकर वहाँ से उड़ पाता उससे पहले ही राजा का तीर उसके सीने पर जाकर लगा। तीर लगते ही कौवा खिड़की से अंदर फर्श पर गिर पड़ा। अब कर काऊ काऊ, कान फाड़ दिया कमबख्त ने। राजा विष्णुदत्त कौवे को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन उससे पहले किसी तरह हिम्मत जुटाकर कौवा उठा और पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उड़ गया। किसी तरह से गिरते पड़ते कौवा जंगल में पहुँचा, जहाँ कौवों की पूरी बस्ती थी। और फिर काऊ काऊ, ये क्या हो गया कल्लू चाचा? आपको ये तीर किसने मारा? काऊ, अरे बेटा, सुना था कि राजा विष्णुदत्त बहुत खड़ूस है, पर आज देख भी लिया। मैं तो बस पानी की उम्मीद में उसकी खिड़की पर जा बैठा और देखो उसने ये क्या किया मेरे साथ। अरे वो तो मेरी तरफ तलवार लेकर दौड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा, पर लगता है मैं बचूंगा नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहो कल्लू चाचा, और हद हो गई। हम तो दिन भर काऊ काऊ करते हैं, हर किसी के घर जाकर बैठते हैं, पर हम पर तो कोई ऐसे तीर नहीं चलाता। आप पर ये तीर चलाकर उस राजा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। कमल कौवे की बात सुनकर बाकी के कौवों को भी गुस्सा आ गया और सभी कौवे कमल कौवे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी कल्लू कौवे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और वो डाल से नीचे गिरने लगा, लेकिन अब उसमें इतनी जान नहीं थी कि इस बार वो पंख फैलाकर उड़ जाए और अपनी जान बचा ले। एक तो तीर का जख्म और अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसे देखकर सभी कौवे रोने लगे। नहीं कल्लू चाचा, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कल्लू कौवे की मौत ने सारे कौवों को गुस्से से भर दिया। उस दिन पूरी कौवा बिरादरी में मातम पसरा हुआ था और अब हर कौवा राजा विष्णुदत्त से बदला लेना चाहता था। पर इतने बड़े राजा से एक कौवे की मौत का बदला कैसे ले, ये बड़ा सवाल था। उस राजा ने कल्लू चाचा को इसीलिए तीर मारा ना, क्योंकि उसे हम कौवों की आवाज पसंद नहीं। उसके कान दुखते हैं हमारी आवाज से। तो फिर ठीक है, अब ना रहेंगे राजा के कान और ना होगी उसे कोई दिक्कत। सभी ने कमल कौवे की बात पर हामी भर दी। तभी एक बूढ़े कौवे ने आगे बढ़कर कहा, वो तो सब ठीक है, पर इतनी कड़ी सुरक्षा में तुम राजा को सबक सिखाओगे कैसे बेटा कमल? उसकी भी योजना है मेरे पास बाबा। कमल ने फौरन सारे कौवों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। थोड़ी ही देर बाद कमल कौवा बाजार के ऊपर मंडराने लगा। उसे वहाँ एक दुकान नजर आई जहाँ चाकू छुरियां तेज कराई जाती थी। कमल कौवे ने मौका देखकर वहाँ से एक तेज चाकू चुरा लिया। अगले दिन सारे कौवे राजा को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। कमल कौवे की योजना के मुताबिक जंगल से तो सारे कौवे एक साथ उड़े, लेकिन महल पहुँचने से पहले सारे कौवे दो हिस्सों में बट गए। कमल कौवा अपने कुछ साथियों के साथ महल के पीछे जाकर छिप गया और बाकी कौवे महल के सामने लगे एक पेड़ पर जा बैठे। सुनो साथियों, जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम काऊ काऊ करने लगना, जिस पर वो राजा जरूर गुस्सा करेगा। लेकिन तुम लोग डरना मत, वो राजा जैसे ही तुम्हें मारने तुम्हारे पास आएगा, बस मैं तभी उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बस थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखना जरा। वो क्या है ना, मैं टाइम से पहले नहीं मरना चाहता। चिंता मत करो बाबा, हम पहले ही कल्लू चाचा को खो चुके हैं। अब की बार हम में से कोई नहीं मरेगा, ये वादा है मेरा। कमल कौवे की योजना के मुताबिक कुछ कौवे राजा की खिड़की पर बैठकर काऊ काऊ करने लगे, जिससे राजा विष्णुदत्त को फिर से गुस्सा आ गया। अबे क्या बला है ये काले कलूटे कौवे मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? कल ही एक को निपटाया है और अब ये सब आ गए, और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही काऊ काऊ कर रहा है। रुक वहीं, रुक तू।
तू भी मरेगा कलुए। राजा जैसे ही बूढ़े कौवे को मारने के लिए खिड़की की तरफ अपनी तलवार लेकर दौड़ा, बूढ़ा कौवा तो फौरन वहां से उड़ गया। लेकिन कमल का इशारा पाते ही पेड़ पर बैठे बाकी कौवे राजा पर चिपट पड़े, जिससे राजा विष्णुदत्त घबरा गया और अंदर की तरफ भागा। तभी पीछे छिपे बैठे कमल कौवे ने आगे बढ़कर तुरंत चाकू से राजा के दोनों कान काट लिए और उन्हें मुंह में दबाकर वहां से उड़ गया। अरे मैया, अरे कान काट लिए। अरे मेरी मैया, कौवा ये तुमने क्या किया? बिना कान के राजा बना दिया रे। अरे तुम कौवे हो कि जल्लाद? अरे ओ कलुओ, मेरे कान वापस करो। मैंने कहा फौरन लौटाओ मेरे कान। कमल ने राजा के दोनों कान काट लिए थे। वो उसके दोनों कानों को मुंह में दबाए महल के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर बूढ़े कौवे ने जाकर उस भाई मान गए बेटा तुम्हें, पर एक बात तो बताओ, अब इन कानों का तुम करोगे क्या? कुछ नहीं, देखो ना, बिना कान के राजा कितना तड़प रहा है। उसे थोड़ी देर ऐसे ही रोने दो, बाद में मैं उसके कान उसे वापस कर दूंगा। हैं, पागल हो गया है क्या? हैं, वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं बे। और जब कान वापस करने ही थे तो हमारी जान की बाजी क्यों लगाई तुमने बेटा? चिंता मत करो बाबा, राजा को उसके कान मिलेंगे जरूर, पर इतनी आसानी से नहीं। सबको लेकर मेरे साथ आओ, मैं सब समझाता हूँ। कमल कौवे ने राजा के दोनों कान बूढ़े कौवे को दे दिए और फिर अपने साथियों के साथ राजा की खिड़की पर जाकर बैठ गया। कमल कौवे को देखते ही राजा उसे पहचान गया और वो उससे डरकर पर्दे के पीछे जाकर छिप गया। अब ये तो फिर से आ गया। अब की बार पता नहीं क्या काटेगा। बचाओ सैनिकों, बचाओ मुझे, कोई है? इन कौवा से कोई बचाओ मुझे। काओ काओ, चिल्ला लो राजा, जितना मर्जी उतना चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सैनिकों के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी है हमने। है? भाई तुझे क्या चाहिए? तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया? कल तूने हमारे कल्लू चाचा को मारा था और तेरे कान काटकर हमने उसी की सजा दी है तुझे। मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दे यार। मैं तुझे खूब सारा पैसा दूंगा, खाना दूंगा, बस मेरे कान मुझे वापस कर दे भाई। देखना मैं बिना कान के कैसा बंदर जैसा लग रहा हूँ। ऐसे ही अपनी जनता के सामने जाऊंगा तो सब मुझ पर हंसेंगे। भाई भाई दे दे भाई। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे दोनों कान वापस मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम या तुम्हारे सैनिक कभी किसी पक्षी पर हमला नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए। भाई मंजूर है भाई मंजूर है भाई, सब मंजूर है भाई सब। और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने महल के ठीक सामने हमारे कल्लू चाचा की मूर्ति बनवानी होगी। और फिर हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक कौवे की मूर्ति? नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा, तो फिर अपने कान तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है, तो तुम्हारे दोनों कानों की ही दावत उड़ाई जाएगी आज। नहीं नहीं, अबे रुक जा, अबे बनवाऊंगा भाई, बनवाऊंगा यार, बनवाऊंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा। बस मेरे कान उन्हें मत खाना और मुझे लौटा जरूर देना मेरे कान। कमल कौवे की दोनों शर्तें राजा ने मान ली, जिसके बाद उसे उसके दोनों कान वापस मिल गए। राजवैद्य ने राजा के कान वापस लगा दिए और कुछ ही दिनों के बाद राजा के महल के ठीक सामने कल्लू कौवे की मूर्ति भी राजा को लगवानी पड़ी। अब तो जब भी कौवों का मन होता तब वो कल्लू कौवे की मूर्ति पर जाकर बैठते और पूरी ताकत से काँव काँव करते, और राजा विष्णुदत्त तकिए से अपने कानों को ढक लेता, क्योंकि इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची थी। बहुत समय पहले की बात है, विशाल नगर में राजा कृष्णदेव राय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे ये इतनी तेज आवाज, ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा, मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है, भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में
हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेव राय परिलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव राय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। मैं कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं, तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो। काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहाँ से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूँगी, तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती, वो सब वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना, इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे, इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है।
राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है।